अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आप मेरा चैनल एविएशन इनसाइट देख रहे हैं और मेरा नाम नबील जावेद कालू एडवोकेट है। सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि आप लेटेस्ट वीडियो से आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके। आज की जो मेरी वीडियो है वो बड़ी कैटेगोरिकली और बड़ी स्पेसिफिक चीज़ के ऊपर मैंने बनाई है और उसका मेन मकसद ये है कि लोगों में अवेयरनेस जारी की जा सके कि किस तरह डिस्क्रिमिनेटरी किस्म का एक्ट ये गवर्नमेंट कर रही है और स्टेट जो है किस तरह डिस्क्रिमिनेट कर रही है दो तरह के लोगों के अंदर। नंबर वन, सबसे पहले मैं जो बात करूंगा वो एफआईआर की बात करूंगा कि जो कि एफआईए पंजाब ने काटी है पीआईए के 130 एम्प्लॉयज के ऊपर, जिसमें सेक्शन 420, 468, 471, 109 पीपीसी और रेड विद सेक्शन 52 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट लगाया गया है। और जिस एफआईआर की जो डेट है वो बड़ी ही इंटरेस्टिंग डेट है। उस एफआईआर की जो डेट है दैट इज जो डेट है वो 12/10/2022 उस पर दी गई है। अब अगर एफआईआर को मैं पढ़ता हूँ, इस एफआईआर के अंदर टॉप पे जो स्टार्ट होता है वो क्या लिखा है, वो एफआईआर के टॉप पे ये लिखा हुआ है कि ऑन बेस ऑफ एन इंक्वायरी कंडक्टेड बाय द एफआईए। अब सवाल इस बात का पैदा होता है कि एफआईए ने कौन सी इंक्वायरी कंडक्ट की है। वो कहते हैं consequent upon the inquiry number 70/2022 dated 30th August 2022 of FIA PSACC Lahore, which was registered on the basis of audit para number 216, appointment of 457 employees of fake degrees by the management of special audit report on the account of Pakistan International Airlines Corporation PIAC conducted by the Auditor General Pakistan upon the direction of August Supreme Court of Pakistan in human rights case number 11827 S of 2018, that Auditor General of Pakistan is to conduct special audit of PIEC for the last 10 years during the course of inquiry, and on the basis of audit para number 216, it has been confirmed that alleged person got appointment on the various posts in PIA on the basis of fake forged educational documents in conveyance with officials of PIAC members of recruitment board. They deliberately and knowingly, well, their educational documents are bogus, fake, forged, submitted the same and succeeded to get job in government airline PIAC. Detailed are as under. अब डिटेल्स एज अंडर के बाद उन्होंने 130 लोगों को जो है एफआईआर में नामजद कर दिया और उन्होंने कहा कि एफआईए ने जो है इंक्वायरी की है 70/2022 एफआईए। अब मेरा बेसिक क्वेश्चन ये है कि एफआईए ने कौन सी इंक्वायरी की है, एफआईए ने किस इंक्वायरी के अंदर पीआईए के किसी एम्प्लॉय को बुलाया है। क्या एफआईए के पास इख्तियार इस चीज का है कि वो बगैर किसी अक्यूज को बुलाए एफआईआर काट दे, या खुद से एक इंक्वायरी की, ना पीआईए को बुलाया, ना एम्प्लॉयज को बुलाया, ना इन लोगों को बुलाया, ना पूछा, सिंपल एफआईआर काट दी। ये सरासर मैं समझता हूँ इलीगल काम किया है। और अगर ऑडिट की बात की जाए कि जी ऑडिट की वजह से सारा मामला हुआ है और ऑडिट हुआ है, तो मेरा एक बेसिक क्वेश्चन ये है कि उस ऑडिट का क्या हुआ जो पीआईए का किया गया था। ऑडिटर जनरल ने रिपोर्ट जारी की थी सिंध के, जिसमें एयरफोर्स के पीएफ के जो लोग थे उनकी इरेगुलरिटीज थी। वो ऑडिट रिपोर्ट कहाँ है? उस ऑडिट रिपोर्ट का कहा हुआ कि 300 मिलियन का जो था आईएफए सिस्टम जो था इंटरनल जो बोइंग 777 लेना था, उस ऑडिट रिपोर्ट का क्या हुआ? उस ऑडिट रिपोर्ट का क्या हुआ कि जिसमें डबल सैलरीज की बात की गई थी? उस ऑडिट रिपोर्ट का क्या हुआ जिसमें कहा गया था इनकी इलीगल अपॉइंटमेंट्स हैं? उस ऑडिट रिपोर्ट का क्या हुआ जिसमें कहा गया था कि इनसे रिकवरी ली जाए? यानी एक ऑडिट रिपोर्ट आती है तो उसको आप दबा देते हैं और वो लोग जो बेबस है, बेसहारा हैं, उनके पीछे कोई नाबालिग ना वारिस है, आप उन पे एफआईआर काट देते हैं बगैर बताए। और एफआईआर काटते हैं 2022 में जाके और पंजाब में काटते हैं। लोग रहते सिंध में हैं ताकि उनके लिए आना मुश्किल हो जाए पंजाब के अंदर। और उसके बाद जो जुल्म किया एफआईआर ने सबसे बड़ा, जो इस गवर्नमेंट ने, इस अदारों ने जो सबसे बड़ा जुल्म किया, वो जुल्म ये लोगों पे किया कि इनके बाद इनके अकाउंट सीज कर दिए और एक लेटर लिखा गया बाय द असिस्टेंट डायरेक्टर एफआईए जो 13 दिसंबर 2022 को लिखा था। वो कहते हैं रिक्वेस्ट फॉर डेबिट ब्लॉक फ्रीजिंग ऑफ बैंक अकाउंट्स of accused persons nominated in the FIR। आपने इनके अकाउंट सील कर दिए ताकि ये बेचारे खाने से रोटी से भी चले जाए। अब इस पे जो लेटेस्ट अपडेट ये है, ये तो है पास्ट की बात, हिस्ट्री की बात, डिस्क्रिमिनेशन की बात। अब इसमें जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि
इन लोगों ने जमानतें भी करा ली, बेल भी करा ली, फिर भी अब इनके अकाउंट नहीं खोलते। क्यों? इसकी क्या वजह है? क्या करना चाहते हैं इनके साथ? इनको मारना चाहते हैं आप? किस कानून के तहत आपने अकाउंट सील किए? किस कानून के तहत आप इनके अकाउंट सील करके बैठे हुए हैं? जब इन्होंने बेल करा ली, जब सरेंडर कर लिया, तो फिर क्या अदालतों की जिम्मेदारी नहीं है कि इनका अकाउंट डीसील कर दिया जाए? क्या किसी बंदे पे इल्जाम होता है तो आप उसको जीने का हक छीन लेते हैं? दैट इज वेरी इलीगल, दैट इज वेरी फॉल्स। तो मैं समझता हूं कि ये जो गवर्नमेंट ने काम किया है, ये जो इंक्वायरी हुई है और उसके बेस पे एफआईआर कटी है, ये सारा मैं समझता हूँ इलीगल काम हुआ है। जहां तक अगस्त ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की बात है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा क्लियर फैसला था, ऑनरेबल कोर्ट का, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का। उन्होंने कहा था कि आप अपनी इंक्वायरी करें और उसके बाद एक्शन लें, और फिर उसके बाद इनको रेमेडी है कि जो रेमेडी वेल कर सकें। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहीं अपने ऑर्डर में नहीं कहा कि इनकी जिंदगी में हराम कर दे बाद में आप। जब आपने एक्शन ले लिया, आपने टर्मिनेट कर दिया, उसके बाद लोगों ने अपने सूट भी फाइल किए, उसके बाद लोग अपनी जिंदगियां गुजार रहे हैं, अब आप इनके साथ कब्र तक के पीछे जाएंगे? ये जुल्म है, ज्यादती है। मैं समझता हूँ ये एक ऐसा जुल्म हो रहा है इस इंडस्ट्री के साथ, इन एम्प्लॉयज के साथ, कि आप उनको अभी जीने भी नहीं दे रहे। और इससे बड़ी बात की बात यह है कि ये इस तरह के मामला जो हैं आप पब्लिक करते हैं, इससे आपका इंटरनेशनल इमेज क्या जाता है? बहुत बुरा इंटरनेशनल इमेज जाता है। पहले आप किस नंबर पे इंटरनेशनल थे और अब किस नंबर पे इंटरनेशनल है? क्या आप समझते हैं कि इस तरह के मामला करके लोगों की जिंदगियां जारन करके क्या आपका यूरोप का बैन खुल जाएगा? क्या यासाब का बैन खोल देगा? नहीं खोलेगा। फर्दर इट विल बी, ये सख्त हो जाएगा। तो लिहाजा जिन लोगों ने बेल करा ली है, मेरी ये यही रिक्वेस्ट है कि उनके अकाउंट खोले जाएं। वो अपनी, दे आर रेडी टू जॉइन द इन्वेस्टिगेशन, वो अपनी अपनी बेगुनाही साबित करेंगे। अकाउंट बंद करके उनके साथ ज्यादती करना मैं समझता हूँ बहुत ही ज्यादती वाली बात है। और फर्दर हमने भी जो मैंने एज अ लॉयर जिस केस में मैंने अभी किया है वो यही किया है कि हमने ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल की, और हमने ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट से ये रिक्वेस्ट की है कि जी ये चूंकि बेल हमने अपने को सरेंडर कर दिया है, और ये मामला जो है अभी हमारे जो ये अनफीस की जाए। वो मामला भी ज़ेर अल्तवा है लाहौर हाई कोर्ट में, चूंकि वेकेशन हुई है, तो 9 को हाई कोर्ट खुलेगी, उसके बाद उस केस की दोबारा सुनवाई होगी और फर्दर ये आगे मामला चलेगा। और लास्टली मैं आखिरी बात करना चाहता हूँ कि जहाँ तक बात है कायमा कमेटी की एविएशन के ऊपर जो आजकल चल रही है, मेरे लिए तमाम मेंबरान बहुत मोहतरम हैं, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन ये मामला जो है ऑनरेबल चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने टेकअप किया था, लिहाजा मैं समझता हूँ, मेरी नाकिस राय ये है एज अ लॉ स्टूडेंट कि कायमा कमेटी की जुरिस्डिक्शन नहीं है, वो इस पर कोई ऑर्डर पास नहीं कर सकते। इससे वो इख्तलाफ भी कर सकते हैं और मेरी बात से एग्री भी कर सकते हैं। ये मेरी एज अ लॉ स्टूडेंट एक राय है, आप इससे डिसएग्री भी कर सकते हैं। और मेरा मकसद कोई किसी को डिस्ग्रेस करना नहीं है, मेरा मकसद अपनी एक लीगल ओपिनियन देना है। लिहाजा मैं यही लोगों से कहूँगा जिन पे एफआईआर होगी है कि आप आएँ, आप अपनी बेल करवाएं, अपने अकाउंट डीफ्रीज कराएं और अपनी बेगुनाही साबित करें और इस मामले से अपनी जान छुड़ाएं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इंशाल्लाह ताला एक और वीडियो में मैं आऊँगा नई चीज़ के साथ। थैंक यू सो मच।